अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रहे हो, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। आप में से बहुत से दोस्त ये ज़रूर जानते होंगे कि आज 8 मार्च है और आज अक़वाम मुत्तहिदा के तहत दुनिया भर में औरतों का आलमी दिन मनाया जाता है। मैं आजकल पाकिस्तान में हूँ और पाकिस्तान में न जाने इस दिन को यानी इस मार्च को, औरतों के इस मार्च को क्यों मुतनाज़िब बना दिया जाता है। इसमें जो एक दो नारे हैं जैसे कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इसको बिल्कुल ही ज़ाहिरी तनाजुर में और लफ्ज़ी सतह पर देखा और सुना जाता है, लेकिन इसके पीछे एक पूरी तारीख है। कोई नहीं ये जानता कि अगर औरत ये जिद्दोजहद कर रही है तो इसके पीछे कौन कौन से अवामिल हैं। मैं आपको तारीख का यही बाब इस वक्त सुनवाऊंगी और ये जो दिन मनाया जाता है इसके पीछे सदियों का जबर, धौंस, धांधली और औरत का जिनसी इस्तेहसाल शामिल है। तो इसी तनाजुर में मैं आप लोगों को इस वक्त तारीख का एक बाब सुनवाती हूँ और ये किताब है बहुत ही पाए के तारीखदान डॉक्टर मुबारक अली की किताब औरत और तारीख, जिसमें उन्होंने बहुत ही मुस्तनद हवालों से, तारीख की किताबों से ये जायज़ा लिया है कि औरत का तारीख में क्या मकाम रहा है, वो क्या कुछ अजियतें झेलती रही है और अगर वो जिद्दोजहद कर रही है तो इसकी वजह क्या है और उसने तारीख का ये सफ़र दरअसल कहाँ से शुरू किया था। तो उसके तनाजुर में आप आज जो नारे लग रहे हैं उनको उस तारीख़ी पस मंज़र में देखने की ज़रूरत है। तो तारीख का ये बाब सुनिए सदाकार यूसुफ इब्राहिम से। हुकूक़ निस्वां की एक जर्मन खातून ने कहा था कि मेरी तारीख की किताबें झूठ बोलती हैं। वो कहती हैं कि मेरा वजूद नहीं था। तारीख में औरत का वजूद तो है, मगर उसका वो वजूद है जो मर्द ने तश्कील दिया है, क्योंकि हमारी पूरी तारीख मर्दों की तारीख है, औरतों की नहीं। इस तारीख का जो खाका और फ्रेमवर्क है उसमें औरत के लिए कोई गुंजाइश नहीं। अगर वो तारीख के सफ़हात पर उभरती है तो उसका किरदार और अमल मर्द के ताबे होता है। इसलिए एक अरसे तक ये नजरिया मकबूल आम था कि तारीख की तामीर और तश्कील सिर्फ मर्द ही करते हैं और अगर अजीम मर्द ना हो तो तारीख का अमल रुक जाता है। इसीलिए पैगंबरों से लेकर बड़े बड़े फातेहीन सब ही मर्द थे जो अपने नजरियात और ख्यालात और जिद्दोजहद से तारीख का रुख मोड़ते नजर आते हैं। और ख्यालात के इस हुजूम में और जिद्दोजहद के इस अमल में औरत का वजूद नजर नहीं आता। तो क्या औरत का तारीख में कोई वजूद नहीं? क्या उसकी जात गुमनामी के अंधेरे में रूपोश हो गई है? और क्या उसने तारीख में कोई किरदार और कोई कारनामा सरअंजाम नहीं दिया? और अगर ऐसा नहीं तो फिर क्यों उसे पीछे धकेल दिया गया है और उसके वजूद और जात को फरामोश कर दिया गया है? अव्वल तो इस बात को जहन में रखा जाए कि तहरीरी तारीख के वजूद में आते आते इंसानी मुआशरे पर मर्द का गलबा हो चुका था और औरत की समाजी हैसियत गिर चुकी थी और औरत मुआशरे में मर्द के मुसावी नहीं रही थी। और इस गैर मुसावी दर्जे की वजह से मर्द के लिए यह आसान हो गया था कि वो उसे अपने मफादात पर कुर्बान करता रहे। इसलिए मर्दों की इस तारीख में औरत जिस हैसियत और शक्ल में जाहिर होती है उसमें कोई अजमत, कोई इज्जत व वक़ार नहीं, बल्कि इससे एक ऐसा तासुर उभरता है कि जिसमें कभी औरत से नफरत होती है तो कभी उस पर रहम खाने को दिल चाहता है और कभी उसे बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया जाता है और उस कुर्बानी का कोई जिक्र तक नहीं होता कि जो मर्द अपने मफादात के लिए उसके जरिए हासिल करता है। इब्तिदाई दौर में जब कबीलों में बाहमी जंगो जदल होता था और उसके बाद दोस्ती के मुआहदे होते थे तो उसमें शादी और ब्याह के जरिए ताल्लुकात को बेहतर बनाया जाता था। मसलन ऑस्ट्रेलिया के कदीम बाशिंदों में यह रिवाज था कि वो मुखालफ कबाइल से दोस्ती की गरज से अपनी औरतों को उनके पास भेज देते थे। बाद में उन्होंने सफेद फाम लोगों से दोस्ती के लिए भी अपनी औरतों को इस्तेमाल किया और इस तरह से उन्होंने मादी फवायद हासिल किए। इस्कीमो कबाइल के यहाँ भी बीवियों के तबादले का रिवाज था और उसके जरिए वो दूसरे कबीलों से बेहतर ताल्लुकात कायम करते थे और दुश्मनी को खत्म करते थे। इस पूरे अमल में औरत को अपनी मर्जी का कोई दखल नहीं होता था और उसे अपने शौहर या मर्द के हुक्म को
ماننا پڑتا تھا۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ غیر طبقاتی معاشروں میں بھی عورت کا درجہ مساوی نہیں تھا، جیسا کہ آسٹریلوی قبائل اور اسکیموں کی مثالوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ غیر مساوی درجہ بندی نجی جائیداد کے بعد پیدا ہوئی کہ جس میں جانشینوں کی ضرورت ہوتی ہے، مگر قبائلی دور میں بھی عورت کو مرد اپنی جائیداد سمجھتا تھا اور اس کو اپنے فوائد کے لیے استعمال کرتا تھا۔ مرد نے اپنی عزت اور تخت و تاج بچانے کی خاطر اپنی عورتوں کو قربان کیا ہے۔ مثلاً بابر جب سمرقند میں تھا تو اس کے جانی دشمن شیبانی خان نے سمرقند کا محاصرہ کر لیا اور بہار کے لیے فرار اور کامیابی کی کوئی امید نہیں رہی تو اس نے اپنی بہن خانزادہ بیگم کو شادی کے لیے شیبانی خان کے حوالے کر دیا اور خود وہاں سے فرار ہو گیا۔ راجپوت حکمرانوں نے اکبر کو شادی کے لیے اپنی لڑکیاں پیش کی تاکہ وہ مغل خاندان اور سلطنت کا حصہ بن کر مراعات حاصل کریں۔ اس سارے عمل کا المیہ یہ تھا کہ عورت اس قربانی کے بعد گمنام ہو جاتی تھی، اس کا کردار ختم ہو جاتا تھا اور اس قربانی کے نتیجے میں جو فوائد ہوتے تھے اس سے مرد پورا فائدہ اٹھاتے تھے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ ان تمام قربانیوں کے باوجود معاشرے میں عورت کا سماجی رتبہ نہیں بڑھا، اس سے اس کی عزت و احترام میں اضافہ نہیں ہوا، اس کی قربانیوں کو تسلیم نہیں کیا گیا، بلکہ اس سے مردوں کو اور یہ حوصلہ افزائی ہوئی کہ وہ عورت کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے لگے۔ تاریخ بھی عورت کی قربانی کے نتیجے میں ہونے والے عوامل سے خاموش ہے کہ اس کی اس قربانی نے کتنی جنگوں کو روکا، معاشروں میں امن و امان کو قائم کیا، آپس کی تلخیوں کو دور کیا، تعلقات کو بہتر بنایا، شکست کے زخموں کو مندمل کیا اور لوگوں کو تحفظ اور سکون دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت کی قربانی کو قربانی نہیں سمجھا گیا، کیونکہ اس صورت میں انہیں ان فوائد کے لیے عورت کا احسان مند ہونا پڑتا۔ اس لیے عورت اور اس کی قربانیاں تاریخ کے صفحات سے خالی ہیں۔ اور ویسے بھی قربانی اس شے کو کہا جاتا تھا جو جائیداد کا ایک حصہ ہوتے تھے۔ مثلاً ایک عرصے تک غلاموں کو دیوتاؤں پر قربان کر دیا جاتا تھا، اس کے بعد جانوروں کی قربانی دی جانے لگی اور اس قربانی میں عورت بھی شامل تھی کہ اسے کبھی دیوتاؤں کی خوشیوں کی خاطر قربان کیا گیا تو کبھی دریاؤں کی طغیانی سے بچاؤ کی خاطر بھیٹ چڑھایا گیا۔ اس لیے جس شے کو قربان کیا جاتا تھا اس کی حیثیت و اہمیت کو تسلیم نہیں کیا جاتا تھا، اور یہی صورت عورت کی تھی کہ وہ قربانی کے لیے پیش تو کی جاتی رہی مگر اس قربانی کا صلہ اسے نہیں ملا بلکہ مرد کو ملا۔ تو دوستوں، آپ نے ڈاکٹر مبارک علی کی کتاب عورت اور تاریخ کا یہ باب یوسف ابراہیم سے سنا۔ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے ضرور لکھیے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔